तो आज हम लोग जो ले रहे हैं टॉपिक, उसका नेम है वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर को हमको ऐड करना है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें वेक्टर एडिशन, वेक्टर सबट्रैक्शन, लेकिन एक्चुअल में सबट्रैक्ट तो होते नहीं है, इसमें एडिशन ही चलता है। एक्चुअली हम लोग नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर देते हैं तो वही सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहलाता है। तो आज पढ़ रहे हैं हम लोग वेक्टर एडिशन, उसका पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड से हम दो वेक्टर को या दो से ज़्यादा वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको कुछ लॉज पढ़ने हैं। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, उनको आप लोग ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और ये आगे तक हमारे काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम 11th में ही काम लेकर के इनको भूल जाएंगे, या आपके 12th में भी काम आएंगे और हायर स्टडीज़ में भी काम आएंगे। यानी काफ़ी जगह पर आपको ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन काम में आने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट नंबर ले रहे हैं हम लोग ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ में क्या होगा, देखो मान लिया हमने हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं, ये एक मैप बना हुआ है, मैप में दो अलग अलग कंट्रीज हैं, इनके बीच में ये डिस्टेंस को वेक्टर फॉर्म में बताया हुआ है, इन डिस्प्लेसमेंट को। एक को बोला ए वेक्टर, एक को बोला बी वेक्टर। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनको ऐड करने से जो रिजल्टेंट मिलेगा, ये वाली वैल्यू, उसकी वैल्यू कैसे निकालें हम लोग। तो इसके लिए ही एक लॉ है हमारे पास में, ट्राइंगल लॉ। जैसे कि यहाँ पर है, ये हमारे पास इधर सामने भी दिखाई दे रहा है आपको, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमने दो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया। ये दो वेक्टर थे, जो ए वेक्टर को और बी वेक्टर, कोई भी हो सकता है, ए वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ पर कोई सा भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया है वो डिस्प्लेसमेंट है एक तरह से, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन के थ्रू हमको क्या मिल रहा है, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू सी वेक्टर के इक्वल मिल रही है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पर वेक्टर्स का क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू सी वेक्टर के इक्वल मिली। कैसे हुई ये वैल्यू, इसके लिए कुछ अलग से कुछ कंडीशन है, उसको कंडीशन को पढ़ते हैं और उसका स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। पहले ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या बोलता है, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, आप सभी को पता है किसी भी ट्राइंगल की तीन साइड होती है। तो तीन साइड में से हम क्या बोल रहे हैं, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो किसी भी ट्राइंगल की दो साइड हम दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, या यूं बोले किसी ट्राइंगल की दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। किस किस में, लेकिन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर। टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, इसको समझेंगे अभी। पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स दो अलग अलग वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करती हैं, then the resultant is given by the third side of the triangle in magnitude and direction taken in opposite order। तो अगर दो साइड दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं इन सेम ऑर्डर, तो तीसरी वाली जो साइड होगी, क्योंकि ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, तीन साइड, तो तीसरी जो रिमेनिंग साइड है, जो रेस्ट साइड है, वो अपोजिट ऑर्डर में इन दोनों के रिजल्टेंट को, इनके एडिशन को रिप्रेजेंट करेगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलो पहले समझते हैं हम कि सेम ऑर्डर क्या होता है और अपोजिट ऑर्डर क्या होता है। यहाँ पर समझते हैं सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर। मैंने बोला मेरे पास में ये एक वेक्टर है, इसको मैंने एक वेक्टर बोला, ए वेक्टर। अब अगर मैं कोई दूसरा वेक्टर इसके साथ में अटैच कर दूं, तो मेरे पास में दो तरीके हैं इस वेक्टर के साथ में किसी भी सेकंड वेक्टर को अटैच करने के। दो तरीके हैं।
एक तरीका तो ये है कि मैं इसके हेड से सेकंड वेक्टर को अटैच कर दूं ऐसे, या फिर दूसरा तरीका है इसको मैं टेल से कनेक्ट करूं, इस वाले को ही मैं टेल से कनेक्ट करूं। तो या तो मैं सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वाले के हेड से कनेक्ट कर सकता हूं, या सेकंड वाले के टेल से कनेक्ट कर सकता हूं। अच्छा, और भी क्या तरीका है, और भी हो सकता है देखो, और ये हो सकता है कि हमारे पास में यही वाला वेक्टर है, ए वेक्टर, और सेकंड वाले वेक्टर को हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, हेड से कनेक्ट कर दिया और टेल से कनेक्ट कर दिया, लेकिन बी वाले का हेड कनेक्ट कराया है। इस वाले में तो टेल कनेक्ट करी है, फर्स्ट वाले के हेड से या टेल से सेकंड वाले की टेल कनेक्ट की हुई है। हेड और टेल तो समझते हैं ना आप लोग सभी, स्टार्टिंग से समझाया मैंने हेड और टेल, है ना। तो हमने क्या बोला कि फर्स्ट वाला जो वेक्टर था, ए वाला वेक्टर, इसके हेड से या इसके टेल से सेकंड वाले वेक्टर का टेल कनेक्ट किया है हमने, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि फर्स्ट वाला जो वेक्टर है, ए वेक्टर, उसके हेड से या टेल से हमने सेकंड वेक्टर के हेड को कनेक्ट किया है। अब इसमें से सेम ऑर्डर में कौन सा कहलाएगा और अपोजिट ऑर्डर में कौन सा कहलाएगा। जब भी दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होंगे तो एक के हेड से दूसरे का टेल कनेक्ट होगा, हेड से टेल कनेक्ट होगा, तो इसको बोलेंगे हम सेम ऑर्डर। ये ध्यान रखेंगे, हमारे माइंड में रखेंगे। दो वेक्टर कैसे कनेक्ट होने चाहिए, एक के हेड से दूसरे की टेल कनेक्ट होनी चाहिए, और अगर हेड टू हेड कनेक्ट हो रहा है या टेल टू टेल कनेक्ट हो रहा है, तो ये कहलाएगा आपके अपोजिट ऑर्डर में, ये कहलाएंगे आपके अपोजिट ऑर्डर में। हेड से हेड कनेक्ट हो रहा होगा या टेल से टेल कनेक्ट हो रही होगी, उसको बोलेंगे हम लोग अपोजिट ऑर्डर। एक के हेड से दूसरे की टेल कनेक्ट हो रही होगी, तो हम बोलेंगे दोनों सेम ऑर्डर में। अब देख करके आप लोग बताएं, पहले मेरे को, इधर बना दिया मैंने ये फर्स्ट वाला, इसको फर्स्ट बोला मैंने और इसको बोला सेकंड। फर्स्ट वाले में देख रहे हैं हम लोग, ए वाला वेक्टर बी वाले वेक्टर से कनेक्ट हो रहा है और बी वाला ए वाले के हेड से कनेक्ट है, मतलब दोनों का कनेक्शन कैसा है, हेड टू टेल, हेड टू टेल। तो बताओ मेरे को, ये सेम ऑर्डर में है या अपोजिट, ये सेम ऑर्डर में होंगे, बिल्कुल सही है, सेम ऑर्डर में। अगर मैं यहाँ पर ऐसे वेक्टर बना देता हूँ, ये बी वेक्टर जो पहले भी बना हुआ था ये, अब बताएं मेरे को कि ये दोनों किस में होंगे, ये हो जाएंगे अपोजिट ऑर्डर, क्योंकि हमने क्या बोला, टेल टू टेल कनेक्ट हो रहे हैं तो भी अपोजिट ऑर्डर, और हेड टू हेड कनेक्ट हैं तो भी अपोजिट ऑर्डर, तो ये वाला हो जाएगा अभी अपोजिट ऑर्डर। अच्छा, इस सेकंड वाले में बताओ अब मेरे को, कि सेकंड वाले में ए और बी कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, ये भी अपोजिट। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो हेड टू हेड कनेक्ट है दोनों, हेड टू हेड, ठीक है। अच्छा, इस वाले में बताओ मेरे को, ये बी वाला हो गया। अब सेकंड डायग्राम इस तरह से, अब सेम ऑर्डर, क्योंकि बी वाले के हेड से ए वाले का टेल कनेक्ट हो रहा है, तो ये सेम ऑर्डर है। तो बात सभी के समझ में आ रही है। पहली चीज तो ये कि सेम ऑर्डर क्या होता है और अपोजिट ऑर्डर क्या होता है। क्लियर है सभी को, या कोई डाउट है तो पूछें। चलो तो आगे की बात करते हैं। हमारा जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब इस ट्राइंगल लो को समझते हैं। हमने बोला ये हमारे पास में ए वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, ये हो गया फर्स्ट वेक्टर, और एक और है हमारे पास में ये बी वेक्टर, सेकंड वेक्टर हो जाएगा हमारा बी वेक्टर। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। इसका मतलब कोई ट्राइंगल लेना है हमको, और ट्राइंगल जो है वो इन दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो उसकी दो साइड
लेकिन सेम ऑर्डर में लेना है हमको। अब सेम ऑर्डर में लेना है इसका मतलब या तो ए के हेड से बी की टेल को कनेक्ट करना है या फिर बी के हेड से ए की टेल को कनेक्ट करना है। तो हेड टू टेल कनेक्शन होना चाहिए दोनों का। तो हमने बोला ये हमारे पास में ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल बना लेंगे हम लोग, लेकिन ये दोनों को हमने कैसे कनेक्ट कर दिया सेम ऑर्डर में, ए को और बी को। क्या करा हमने, ए को थोड़ा सा पैरेलल शिफ्ट कर दो, इधर ले जाओ यहाँ पर, इसके पास में ला करके और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो ए और बी को तो कनेक्ट कर दिया, ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, और हमने हेड टू टेल कनेक्ट करा क्योंकि हमको सेम ऑर्डर में कनेक्ट करना है। अब इसको ट्राइंगल बनाना है, अभी तो दो ही साइड बनी है ट्राइंगल की, अभी थर्ड साइड बाकी है, तीसरी साइड बाकी है। तो जैसे ही हम तीसरी साइड बना देंगे ये ट्राइंगल बन जाएगा, लेकिन वो तीसरी साइड हमको कैसे लेनी है, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट ऑर्डर में या अपोजिट डायरेक्शन में लेनी है। अपोजिट ऑर्डर में क्या होता है, हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्ट होने चाहिए। अब बताओ मेरे को, अगर मैं थर्ड वाला इस तरह से लगा देता हूँ यहाँ पर, इस तरह से मैंने थर्ड वाले को इन दोनों से कनेक्ट कर दिया, तो ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया मेरे पास। तो ए वाले की टेल से, ये सी मान लेते हैं हम इसको, सी मान लो या रिजल्टेंट आर मान सकते हैं। तो ये सी या आर वाला जो थर्ड वाला वेक्टर बनेगा, इसकी हेड ए के टेल से कनेक्ट होनी चाहिए या इसकी टेल कनेक्ट होनी चाहिए ए की टेल से, सोच करके बताओ। टेल से टेल, क्योंकि हम बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर में लेना है हमको, और अपोजिट ऑर्डर में टेल टू टेल कनेक्ट करना है या हेड टू हेड कनेक्ट करना है। हमने कनेक्ट कर दिया इसको इस तरह से, और ये मान लेते हैं हम एंगल इनके बीच में। तो ये आर वेक्टर हो गया जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट है। इस ट्राइंगल में जो हमको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल की दो साइड, एक तो ये बेस वाली और एक ये वाली साइड, ये दोनों दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ए वेक्टर को और बी वेक्टर को, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में। लेकिन हमने इनको कैसे लिया है, सेम ऑर्डर में लिया है। ए के हेड से बी का टेल कनेक्ट हो रहा है, ये सेम ऑर्डर में हो गए। तो थर्ड वाली जो साइड है, वो थर्ड साइड, ट्राइंगल की थर्ड साइड इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, बट इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर में देखो, हमने ए वाले के टेल से आर वाले का टेल जोड़ दिया, या बी वाले के हेड से आर वाले का हेड जोड़ दिया। तो देखो ये दोनों के साथ में अपोजिट ऑर्डर में, ए के साथ में भी अपोजिट ऑर्डर में होगा और बी वाले के साथ में भी अपोजिट ऑर्डर में होगा। देखो ध्यान से, ए के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, टेल टू टेल। आर वेक्टर ए वाले के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, टेल टू टेल। इसका मतलब आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ में अपोजिट ऑर्डर में है। ऐसे ही आगे देखते हैं, आर का हेड बी के हेड से कनेक्ट है, यानी यहाँ पर भी हेड टू हेड कनेक्ट है। इसका मतलब आर वाला भी बी के साथ में भी अपोजिट ऑर्डर में, तो दोनों के साथ में अपोजिट ऑर्डर में। तो ट्राइंगल लो यही बोलता है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल in magnitude and direction taken in same order, then the third side of the triangle represent the resultant of the two vectors in opposite order. तो अपोजिट ऑर्डर में इन दोनों के रिजल्टेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल ए वेक्टर प्लस कैपिटल बी वेक्टर। ये है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, अगर मान लो ऐसे होता, ये बोला मैंने आपको ए वेक्टर, ये बोला बी वेक्टर और ये बोला सी वेक्टर। क्लियर दिखाई दे रहा है डायग्राम सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अब मुझे बताओ कि इस ट्राइंगल में कौन सी साइड रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है।
एक तो ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर है। कौन सी साइड रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी? बिल्कुल सही, सी वेक्टर वाला। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर ये तो सेम ऑर्डर में हो गए। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम ऑर्डर में है, क्योंकि ए के हेड से बी का टेल कनेक्ट हो रहा है। ए के हेड से बी का टेल कनेक्ट हो रहा है, तो ए और बी तो किस में हो गए? सेम ऑर्डर में। तो दोनों का तो इनका एडिशन करना है हमको, क्योंकि सेम ऑर्डर में। तो ये हो जाएंगे ए प्लस बी। अब सी वाले को देखेंगे, सी वाला इन दोनों के साथ में अपोजिट ऑर्डर में है। सी वाला ए के साथ में टेल टू टेल कनेक्ट हो रहा है, सी वाला बी के साथ में हेड टू हेड कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब सी वाला अपोजिट ऑर्डर में कनेक्ट हो रहा होगा। अपोजिट ऑर्डर में है तो सी की वैल्यू या सी वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, समझ में आ रही है सभी को बातें? चलो और जवाब देंगे मेरी बात का। हमने बोला इस तरह से, ये हो जाएगा पी, ये क्यू और ये आर। अब बताओ मेरे को रिजल्टेंट कौन सा है? आर वेक्टर, बिल्कुल सही, आर वेक्टर। क्योंकि यहाँ पर देखो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर सेम ऑर्डर में है, क्योंकि पी वाले के हेड से क्यू वाले का टेल कनेक्ट हो रहा है, तो ये दोनों तो सेम ऑर्डर में हो गए। अब आर वाला ये अपोजिट ऑर्डर में, आर वाला यहाँ पर टेल टू टेल कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पर हेड टू हेड कनेक्ट हो रहा है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा आर। बिल्कुल सही। तो सभी को क्लियर हो चुका है? कोई डाउट नहीं है किसी को? आगे बढ़े। तो एक ले लेते हैं इसका एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी का यूज करना है हमको, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। और इसका यूज हम पहले कर भी चुके हैं एक्चुअल में, लेकिन हमको पता नहीं था क्योंकि हमने पढ़ा नहीं था तब तक। लेकिन इसका यूज हम पहले कर चुके हैं। अ गर्ल मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, then she taken 90-degree left turn and moved 4 meter north. Find the displacement of girl. और ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से हमको एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ये चार आंसर में से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर होगा वो हमको चूज करना है चारों में से। क्वेश्चन है हमारा, अ गर्ल मूव 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो सबसे पहले 3 मीटर चलती है ईस्ट में, फिर एक 90 डिग्री का टर्न लेती है। 90 डिग्री टर्न मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टर्न ले लिया कुल मिला करके, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चली गई, मतलब जिसमें चल रही थी उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और लेफ्ट टर्न है तो ध्यान देना है हमको पता होना चाहिए लेफ्ट टर्न किधर लेगी, राइट टर्न किधर लेगी। फिर उसके बाद में हमको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। अब ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से हमको वैल्यू निकालनी है। यहाँ बन रहा होगा एक्चुअल में ट्राइंगल। एक बार डायग्राम बना करके देखते हैं हम लोग। तो डायग्राम बनाया तो हमने बोला कि इस तरह से हमारे पास में डायरेक्शन होती है। फर्स्ट वाले वीडियो में आपको बता ही दिया था, ये होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। दीज आर दी 4 डायरेक्शंस, ज्योमेट्रिकल डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो सबसे पहले क्या कर रही है, ये किसमें चलती है? ईस्ट में चलती है। कितना? 3 मीटर। तो हमने बोला ये ईस्ट में चली 3 मीटर, यानी यहाँ पर चली होगी, इसको 3 मीटर मान लिया यहाँ तक। फिर इसके बाद में इसने लेफ्ट टर्न लिया। अब लेफ्ट टर्न लेगी तो नॉर्थ की तरफ चलेगी या साउथ की तरफ चलेगी? नॉर्थ की तरफ। तो इसने एक लेफ्ट टर्न लिया और ये नॉर्थ की तरफ चली 4 मीटर, ये 4 मीटर। और ये था ओरिजिन।
अब हमको बताना है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है एज वेल एज डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो हमको बताना ही है, साथ में इसकी डायरेक्शन में लिखी हुई है। देखो चार ऑप्शन है, 53 डिग्री ईस्ट, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ये चार हमको डायरेक्शन भी दी हुई है, चारों में से कौन सी डायरेक्शन बन पाएगी। तो अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें हम लोग, तो देखो 3 मीटर के लिए जो हमने एरो बनाया है, क्या यही वाला एरो बनेगा डायरेक्शन के लिए। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया 4 मीटर का, उसके लिए भी एरो ऐसे ही आना चाहिए, नहीं डायरेक्शन यही आनी चाहिए। तो हमारा ट्राइंगल लो क्या बोलता है कि हमको इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, और रिजल्टेंट के लिए क्या करना होगा, हमको ट्राइंगल कंप्लीट करना होगा। तो हमने ये ट्राइंगल कंप्लीट कर। अब ट्राइंगल के लिए डायरेक्शन क्या है, क्या ये वाली डायरेक्शन लेनी होगी हमको, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में देखो। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये तो ए वेक्टर हो गया आपका, ये बी वेक्टर हो गया, और ये सी वेक्टर या कैपिटल आर भी होगा। ये ट्राइंगल का ए वेक्टर, बी वेक्टर और कैपिटल आर वेक्टर जो कि रिजल्टेंट है। कैपिटल आर वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं, ये वेक्टर एडिशन है एक्चुअली। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पर कि इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, तो हमारा 7 आंसर है। ऐसे नहीं करते। रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, उसको डिडक्ट करेंगे हम या तो कल या परसों एक आध दिन में। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास में एक परफेक्ट ट्राइंगल है, यहाँ पर ट्राइंगल के लिए हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल है, एक परफेक्ट ट्राइंगल है जिसमें हम लोग पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। हाँ, इसकी शेप अगर अलग होती, इस तरह से, इस तरह से अगर शेप होती, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पर ऐसे नहीं लगा सकते थे। उसके लिए हमको एक अलग से कुछ फॉर्मूला चाहिए होता रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, उसको हम डिडक्ट करेंगे भी एक आध दिन। लेकिन यहाँ पर एक परफेक्ट ट्राइंगल हमको दिखाई दे रहा है, एक रेगुलर ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड जरूर निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आर का या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या ऐसे ही निकलेगा। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास में, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये 4 मीटर साइज है, और ये वाली साइड, हाँ 4 मीटर है, ये वाली साइड 3 मीटर है। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, हमको तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर की थोड़ी निकालनी है। हमने क्या करा, उसको रूट में ले लिया वैल्यू। भाई हम लिखते हैं यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये लगाते हैं। अब आर की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से स्क्वायर हटा देते और यहाँ रूट लग जाता, तो यही तो लिखा है हमने, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 9 प्लस 16 यानी 25, और रूट 25 कितना हो जाएगा, क्या 5 मीटर। तो ये वैल्यू तो आ गई हमारे पास में 5 मीटर। अब ये 5 मीटर तो सभी में आ रहा है, चारों जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आ रहा है 5 मीटर। क्या करें, कौन सा वाला ऑप्शन सही चुने। अब डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है सारा मामला कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो डायरेक्शन हमको सही मिल जाएगी तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं अब नेक्स्ट पेज पर बना रहा हूँ। ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल को क्या कर देते हैं हम, नेक्स्ट पेज पर बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर इसी ट्राइंगल को बनाया इस तरह से। ये हो गई आपके साइड 3 मीटर, यहाँ से हो गई ये वाली साइड 4 मीटर,
और ये वाला हुआ रिजल्टेंट, जिसका हम बोल रहे हैं आर। ठीक है, ये 5 मीटर। अब मान लो हम लोग डायरेक्शन अगर निकालते हैं, तो डायरेक्शन किस किस के बीच में निकल रही है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालनी है इसकी मेन पोजीशन से। क्या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन? तो ये जो ट्राइंगल लो होता है या कोई भी रिजल्टेंट हम वैल्यू निकालते हैं, तो एक वेक्टर इधर आना चाहिए, दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्ट होने चाहिए, तब जाकर के हम लोग एंगल इनके बीच में लेते हैं। एंगल निकालने का तरीका मैंने आपको समझाया था शायद सेकंड लेक्चर में। कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे हमने इस तरह के। ये कोई वेक्टर था और इस तरह का मैंने आपको वेक्टर दिया था, ये एंगल थीटा था कुछ या 120 डिग्री था। तो हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना था। हमने क्या करा था, इसको पैरेलल शिफ्ट किया था, और पैरेलल शिफ्ट करके हमने इनको टेल टू टेल कनेक्ट किया। कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल तभी हम कंसीडर करेंगे जब वो टेल टू टेल कनेक्ट हो रहे हैं। दो वेक्टर के बीच में तब हम कंसीडर करेंगे थीटा की वैल्यू जब वो टेल से टेल कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर देखो, ये जो डायरेक्शन बनेगी, तो ना तो ये दोनों टेल टू टेल कनेक्ट हो रहे हैं और ना ही ये इसके साथ में टेल टू टेल कनेक्ट हो रहा है। तो टेल टू टेल कनेक्शन तो है ही नहीं है। अभी तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको टेल टू टेल कनेक्ट करना होगा पहले। तो हमने क्या करा, ये जो 3 मीटर वाला है इसको शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ। तो इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम वो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट डायग्राम। ये वाला तो 4 मीटर वाला तो है ही सही हमारे पास, ये 4 मीटर वाला तो चल ही रहा है। इस 3 मीटर वाले को हमने आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट कर दिया, और आर वाले को भी कहाँ ले गए, पैरेलल शिफ्ट करके आगे की तरफ। इस तरह से आर को भी हम आगे ले गए। ये 4 मीटर, ये 3 मीटर और ये कैपिटल आर। अब ये वाली जो डायरेक्शन है ये हो जाएगी थीटा। रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है इस वैल्यू को हमको निकालना है। रिजल्टेंट का थीटा एंगल कितना हो जाएगा। अब मैं यहां से आर की ये वाली साइड देखो, आर की जहां पर आर का हेड है, आर के हेड से 4 मीटर का हेड कनेक्ट हो रहा था। तो अगर मैं परपेंडिकुलर अगर आर के हेड से डाल देता हूँ नीचे वाले के ऊपर, तो क्या ये वाली साइड 4 मीटर की होगी क्या, परपेंडिकुलर वाली? इसके पैरेलल ही तो है ये। यहाँ तक साइड देखो, समझो इसको बात को। मैंने बोला ये साइड है 4 मीटर और ये वाली है आपके 3 मीटर। यह आपका आर, इसके पैरेलल एक मैंने लाइन खींची, तो ये कितनी हो जाएगी आपके 3 मीटर। ये वाली पैरेलल लाइन खींची, ये कितनी हो जाएगी, क्या 4 मीटर की रहेगी? ऐसे ही बनेगी क्या? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी आपने, थोड़ा बहुत ध्यान होगा। और ये वाला एंगल हम लोग क्या बोल, और ये वाला एंगल क्या बोल रहे हैं हम लोग, थीटा। इससे कंपेयर करो, ये एक ही चीज है, एक ही डायग्राम में। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा मान लिया। इसी थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। अब इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर वाला मैं हटा देता हूँ, ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ये नीचे वाला ये ट्राइंगल ले लिया मैंने। तो ये एक फेमस ट्राइंगल है, शायद आपको पढ़ाया हो सर ने 9th-10th क्लास में। नहीं पढ़ाया है तो मैं बता देता हूँ कि जिन भी ट्राइंगल में
ये दो ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं यहाँ। यहाँ पर ये वाली छोटी साइड है, इसको 3 लेंगे। बड़ी वाली साइड उसको 4 लिया। यहाँ पर ये वाली साइड बड़ी है, इसको 4 लिया। ये वाली साइड बेस वाली छोटी है, इसको 3 लिया। तो जो छोटी वाली साइड होती है, इसके सामने वाला जो एंगल होता है वो होता है 37 डिग्री। साइड रेशो यही होनी चाहिए, 3 एंड 4, इसके अलावा नहीं लेना होगा, 3 एंड 4। और जिसकी बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल वो इसका उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा 53 डिग्री। तो ये बहुत फेमस ट्राइंगल हैं, इनको आप लोग लर्न कर लेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे। तो इनका हाइपोटेनियस 5 हो जाता है। थर्ड साइड इनकी 5 लेंथ की होती है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास में जो ट्राइंगल है, दोनों में से कौन सा वाला ट्राइंगल है, 37 वाला या 53 वाला? 53 वाला। इसका मतलब इस वाले ट्राइंगल के लिए थीटा की वैल्यू कितनी आई? 53 डिग्री। तो ये वाले हमारे थीटा की वैल्यू 53 है हमारे पास। ये थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास में 53। अब 53 डिग्री हमारे पास में आ गया, लेकिन 53 कौन सा? ऑप्शन देखते हैं कौन सा वाला हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। डायरेक्शन बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। ये हमारा ट्राइंगल है, इस तरह से ये ट्राइंगल ले लिया हमने। ये ट्राइंगल ये हो गया आपके 53 डिग्री। ये हो गया हमारे 3 मीटर, ये 4 मीटर और ये 5। डायरेक्शन होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। अब देखो पढ़ने का तरीका, जो फर्स्ट वाला मैंने आपको लेक्चर डाला था, तो पढ़ने का तरीका क्या था? यहाँ पर हमारे पास में जो 53 आ रहा है, वो 53 क्या है? एंगल कहाँ से बन रहा है? ईस्ट से बन रहा है या नॉर्थ से बन रहा है? एंगल ईस्ट से बन रहा है या नॉर्थ से बन रहा है 53? जल्दी देख करके बताओ। एंगल ईस्ट की डायरेक्शन से है या नॉर्थ की डायरेक्शन से? जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है उसको देख करके बताएं। ये देखो ना, ये ईस्ट से ही तो बन रहा है, ये वेस्ट नॉर्थ से कहाँ बन रहा है? नॉर्थ से बन रहा होता तो यहाँ से लेते थे, नॉर्थ से बन रहा होता तो हम ऐसे लेते। ये तो कहाँ से बन रहा है? ईस्ट वाली डायरेक्शन से तो बन रहा है। ये ईस्ट वाली डायरेक्शन, ये इसका रिजल्टेंट, यही तो एंगल है 37 डिग्री। तो कौन सी डायरेक्शन से बन रहा है? ईस्ट वाली से बन रहा है। तो थोड़ी 37 नहीं, 53। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? नहीं, इसको पढ़ेंगे 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट का नॉर्थ की डायरेक्शन में 53 डिग्री, ईस्ट से बन रहा है ना एंगल, तो ईस्ट का कितना? 53 डिग्री, किस डायरेक्शन में? नॉर्थ। तो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का नॉर्थ की डायरेक्शन में 53 डिग्री। जिसको पढ़ने का तरीका है हमारा 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चलो फिर से रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा। ये वाला एंगल होता है थीटा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो इसको क्या पढ़ा जाता है? थीटा डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। एंगल जहां से बन रहा है, जिस डायरेक्शन से बन रहा है, वही थीटा की वैल्यू है उसके लिए। तो थीटा डिग्री साउथ किस वाली डायरेक्शन में बन रहा है? साउथ वाली डायरेक्शन।
तो थीटा डिग्री साउथ ऑफ किसका बन रहा है, ईस्ट का बन रहा है, साउथ ऑफ ईस्ट। अच्छा, मैंने यहाँ पर बनाया ये एंगल और ये बोला मैंने थीटा। अब इसको पढ़ के बताओ क्या बोलेंगे इसको, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, बिल्कुल सही। अच्छा, ये थीटा है। अब पढ़ के बताओ क्या होगा, थीटा डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब हमारे पास में जो डायग्राम है सामने आपको दिखाई दे रहा है, हमने जो डायग्राम बनाया है रिजल्टेंट के लिए, तो इसको पढ़ के बताओ इसकी वैल्यू क्या है, इसको पढ़ के बताओ। बिल्कुल सही, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी यही है जो लिखा हुआ है, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब ऑप्शन में देखते हैं ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है हमको। ये हमारा ऑप्शन देखो, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहीं दिख रहा है क्या आपको, नॉर्थ तो कहीं पे है ही नहीं है, स्टार्टिंग में है ही नहीं कहीं। तो इसका मतलब अभी हमको थोड़ा सा और कुछ आगे इसको करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा हमको करेक्ट आंसर को चूज करने के लिए। तो हमने बोला कि ये 53 डिग्री तो नॉर्थ से जो एंगल बनेगा क्या वो 37 हो जाएगा, टोटल 90 होता है ना, टोटल एंगल कितना होता है 90। अब ईस्ट की डायरेक्शन से रिजल्टेंट 53 डिग्री एंगल बना रहा था, तो नॉर्थ की डायरेक्शन से कितना बनाएगा, 90 माइनस 53, 37। अब पढ़ाओ, अब पढ़ के बताओ मेरे को क्या होगा, नॉर्थ के हिसाब से ये 37 के हिसाब से पढ़ के बताओ मेरे को क्या होगा। बिल्कुल सही, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब देखो ये कोई ऑप्शन मिल रहा है, सेकंड, ये सेकंड वाला इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर है। बात समझ में आ गई आप लोग को क्या करना था। अगर यहाँ पर हमको कोई ऑप्शन नहीं दिए हुए थे, ये चार ऑप्शन जो है ये नहीं दिए होते हमको, तो हम डायरेक्ट लिखते ये वाला आंसर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बहुत ज़्यादा करने की हमको रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्योंकि हमको आंसर मैच नहीं करना था वहाँ पर, क्योंकि हमको हमारे पास में कोई चॉइस नहीं थी, तो यहाँ तक हम इसको करके छोड़ देते। लेकिन बिकॉज ऑफ हमको ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चार ऑप्शन में से हमको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो हमको मैच तो करना पड़ेगा ना इसमें से। हमको यहाँ पे स्टार्टिंग में तो दिख ही नहीं रहा, हमको ईस्ट ऑफ नॉर्थ दिख रहा है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट नहीं दिख रहा। तो हमने जो डायरेक्शन ईस्ट से ली हुई थी क्यों ना हम उसको नॉर्थ से मेजर करें, तो जैसे हम नॉर्थ से मेजर करेंगे हमको आंसर मिल जाएगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। देख लें कोई डाउट हो तो किसी को किसी टाइप का।